हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th का अगला वीडियो आपके लिए मैथ का। इस समय हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में एपी के नाम से जानते हैं, समांतर श्रेणी, इस टॉपिक को, इस प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में अब तक एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 दो प्रश्नावलियों को हम खत्म कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 5.3 के बारे में। ठीक है, ये जो प्रश्नावली, ये जो इस समय वीडियो बन रहे हैं, ये आपकी अरिहंत प्रकाशन की बुक से बन रहे हैं। पिछले द्विघात समीकरण हमने एनसीईआरटी की बुक से बनाए। ठीक है, तो उस बुक से भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। जिनके पास अरिहंत प्रकाशन की बुक है उससे चीज़ों को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और रह गई बात, अगर आपको एनसीईआरटी फोल्डर वाली किसी प्रश्न से कोई समस्या है तो उसको आप हमें बताइए, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातें जो हमें प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज तो यही हो गया कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब तक जो हमने निकाला, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखा। तो पहले एक बार व्यापक रूप पर चर्चा हो जाए। किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? a कॉमा a प्लस डी, a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर पदों की संख्या कुल n है, यानी nवां पद, n पदों तक हमने ये पूरी श्रेणी लिखी है। इसी समांतर श्रेणी का nवां पद, यही सूत्र बन जाता है हमारा, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर अंतिम पद यल मान लें हम, अगर अंतिम पद क्या मान लें? यल मान लें, तो यल का भी यही सूत्र बन जाता है, क्योंकि अंतिम पद यही यल होगा, तो यही हमारा क्या यनवा पद बन जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का अंत से पद ज्ञात करने का भी तरीका हमने बताया। अंत से यनवा पद, अंत से अगर यनवा पद आपको ज्ञात करना है तो अंत से, हाँ भाई, तो टीएन ही लिखिए। यहाँ पर टीएन किस लिए? अंत से यनवा पद हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर प्रथम पद की जगह पर क्या लेना होगा? ए रहेगा। देखो, ए का मतलब, अब ऐसा मत सोचो कि ए की जगह पर यल आ गया। भाई ए क्या है? ए प्रथम पद है ना, प्रथम पद को ए बोलते हैं। जब श्रेणी अंतिम से स्टार्ट होगी और अंतिम पद यल है, तो वो प्रथम पद कौन बनेगा? यल बनेगा ना। तो इसलिए ए की जगह पर क्या आ गया? यल आ गया। और यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, बस इतना सा फर्क होता है। माइनस क्यों आया हमने डिटेल में बताया है, क्योंकि जब सार्वंतर हम पीछे से निकालेंगे तो निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें अब तक हमने पढ़ी थी। ठीक है, हमने यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी का, जैसे हमसे पूछिएगा 30वां पद, 12वां पद, ऐसे पद निकालना यहाँ से सीखा, और इनसे संबंधित अन्य समस्याओं को भी समझा। इसमें हम अब पदों का योग निकालना सीखेंगे किसी समांतर श्रेणी में। ठीक है, उसके अगर हमें यन पदों का, देखो इस बात पे भी कोई कंफर्म नहीं कि समांतर श्रेणी में यन ही पद हो। समांतर श्रेणी हमें 4 पदों की, 5 पदों की, कितनी भी दी जाएगी, ठीक है, उसमें हमें 3 पदों का योग पूछ लेगा, 10 पदों का योग पूछ लेगा, 12 पदों का योग पूछ लेगा। उसकी इच्छा अनुसार वो कितने भी पदों का योग हमसे पूछ सकता है। ठीक है, पूरी समांतर श्रेणी का योग पूछ लेगा। तो मान लेते हैं अगर उसमें हमें यन पदों का योग पूछे, योग मतलब सम, सम माने योग होता है ना भाई। ठीक है, तो किसी समांतर श्रेणी के यन पदों के योग को हम यस यन से दिखाते हैं। यस फॉर सम, और यन का मतलब समझ रहे हो, यन पदों का योग। ठीक है, किस समांतर श्रेणी के यन पदों का योग एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a, प्रथम पद का 2 गुना, प्लस फिर से वही फार्मूला आपका n-1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या है आपका? किसी समांतर श्रेणी में यन पदों का योगफल है। आगे बात समझ में? अच्छा, इसमें एक चीज और है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसी फार्मूले में अगर किसी समांतर श्रेणी का यन पदों का योगफल अगर हम निकाल रहे हैं, देखिए जहां पर 2a लिखा है, इसको हम a प्लस ए लिख सकते हैं। n-1 इंटू डी तो है ही हमारा। अब इतनी चीज पर जरा फोकस कीजिए, ये है क्या?
किसी समांतर श्रेणी का n वां पद है। किसी समांतर श्रेणी का क्या है, n वां पद है। तो यहां पर हम tn भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के 12वें पद का मान या 10वें पद या n वें पद का मान भी लिख सकते हैं। और ये अगर अंतिम पद है तो इसका अंतिम पद भी हम लिख सकते हैं। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 प्लस a प्लस टी एन या ए एन। ठीक है, फार्मूला आपका देखो किताबों में ए एन के नाम से भी आपको चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि हमने बोल रखा है टी एन का मतलब भी वही है और ए एन का मतलब भी यही है। इन दोनों का ही मतलब क्या है, आपका n वां पद। ठीक है, दोनों का ही मतलब क्या होता है, n वां पद। तो यहां पर आपको टी एन के रूप में या फिर ए एन के रूप में फार्मूला मिल सकता है। इसी जगह हमने बोला ये अंतिम पद का भी सूत्र होता है, तो फार्मूला हमारा ऐसे भी चल सकता है, a प्लस एल। ठीक है। अच्छा, इन सभी फार्मूलों में अब देखिए जो मुख्य बात है उस चीज को ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसे कोई फार्मूला हमारे सामने आता है वो फार्मूला हम एक समीकरण की दृष्टि से देखना चाहिए। हमको उसको क्या देखना चाहिए कि वो एक समीकरण है, उसमें कितनी अज्ञात राशियां हैं। एक तो पदों का योगफल पहली अज्ञात राशि, n का मान दूसरी अज्ञात राशि, तीसरा प्रथम पद और चौथा d। 4 पद हैं इस समीकरण में। इस फार्मूले को अगर हम समीकरण की दृष्टि से देखें तो इसमें हमें 4 चीजें हैं जिनका मान हमें नहीं पता है। तो इन चारों में से एक समीकरण है, एक समीकरण की सहायता से हम एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चारों में से कोई 3 चीजों का मान हमें पता चल जाए। हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, n का मान बता दो, प्रथम पद बता दो, सार्वंतर बता दो, हम आपको उतने पदों का योगफल दे देंगे। आप हमें योगफल दे दो, प्रथम पद बता दो, सार्वंतर बता दो, तो हम ये बता देंगे कि ये कितने पदों का योगफल है। आप हमें योगफल बता दो, पद बता दो कितने पदों का योगफल है, सार्वंतर बता दो तो हम प्रथम पद दे देंगे। समझ गए कॉन्सेप्ट हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं कि कोई भी फार्मूला आपका एक समीकरण की भांति व्यवहार करता है और उस समीकरण में जितनी अज्ञात राशियां होती हैं उनको काउंट कर लीजिए। ठीक है, एक समीकरण की सहायता से हम सिर्फ और सिर्फ एक अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर कई सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर बन सकते हैं। हम ये फार्मूला सिर्फ योगफल निकालने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, इसकी सहायता से हम पदों की संख्या, प्रथम पद, सार्वंतर, इन तीनों चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, बात आगे समझ में। इसी तरह यहां भी चीजें यही काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये कुछ मुख्य फार्मूले हुए आपके किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, चलिए आगे बात करते हैं समांतर माध्य के बारे में। n पदों का योगफल आपने समझ गए, अब आगे बात करते हैं समांतर माध्य। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन शॉर्टकट में इसको एएम भी बोलते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी तो एपी, और अर्थमेटिक मीन का मतलब एएम। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? समांतर माध्य। ठीक है, ये है आपका समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य होता क्या है इस बारे में पहले समझिए। एक सामान्य सा आंकड़ा होता है, जैसे कोई मजदूर, ध्यान से समझना, एक ही एग्जाम्पल में आप चीजों को समझ जाओगे। एक मजदूर पहले दिन कुछ मजदूरी कमा कर लाता है 50, दूसरा मजदूर अगले दिन 65 रुपए कमाता है, उसके अगले दिन 45 रुपए कमाता है और अगले दिन वो 70 रुपए कमाता है। 4 दिन इस प्रकार से उसकी कमाई हुई। ठीक है, अब अगर उससे पूछा जाए भाई आपकी एक दिन की कमाई कितनी है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? 50 रुपए कि 65 रुपए या फिर 45 या 70? वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो सोचेगा कि हम कोई एक ऐसा अमाउंट बताएं, ठीक है, जो बैलेंस हो थोड़ा। अब बैलेंस कैसे किया उसने? इन सबको उसने जोड़ लिया। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं थोड़ा, ताकि कटने में आसानी हो चीजें। मान लीजिए 50, 65, 45, 70 और एक हो गया 55।
5वें दिन का कितना हो गया, 55 हो गया। अब जरा इन चीजों को आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5, 5 10, 5, 15 के 5 हंसी लाओ 1, 5 और 1 6, 7 6 13, 13 4 17, 17 और 6 23, 23 और 23 2 25 3 28, 285। ठीक है, उसने देखा कि मेरी 5 दिनों की कुल मजदूरी 285 रुपये है, और अपने 5 दिनों की कुल मजदूरी को उसने 5 से डिवाइड कर लिया, यानी 5 बराबर भाग कर लिए। 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 5 से बराबर, 5 बराबर भाग करना, तो 5 पचे 25, कितना बचा 3, और ये कितना हो गया 35, 5 सते 35। तो आपने देखा एक दिन की उसकी जो मजदूरी है वो 57 रुपये पड़ी, जबकि उसने किसी भी दिन 57 रुपये नहीं कमाए। लेकिन अगर वो अब ये बताता है कि मैं एक दिन में लगभग 57 रुपये, यानी एक आंकड़ा बताता है, कोई फिक्स मान नहीं बताया, देखने पर भी स्पष्ट है कि 57 रुपये किसी भी दिन उसने कमाए नहीं है, लेकिन उसने एक आंकड़ा बताया, ये एक एवरेज था। ठीक है, ये क्या था, इन सब का एक क्या था, माध्य था, और इसी को हम समांतर माध्य बोलते हैं। ठीक है, औसत बोलते हैं। ठीक है, कि एवरेज में औसतन लगभग एक आंकड़ा अगर लिया जाए तो 57 रुपये उसकी एक दिन की कमाई पड़ रही है। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई, समांतर माध्य निकालने का तो ये फार्मूला बन गया। अगर चीजें हमारे पास हैं तो उनको जोड़ो, और जितनी चीजें उनको घटा दो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा समांतर माध्य क्या होता है, एकदम बीच की वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास 3 चीजें हैं, 5 7 और मान लीजिए 5 2 7 7 2 9। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीजों को समझा रहे थे। अगर 3 ही चीजें हैं, इनको हमें अगर बराबर करना है, तो देखो इनको बराबर करने का मतलब, देखो ये तो पहला काम तो ये समांतर श्रेणी में है, दो दो चीजें जुड़ रही हैं, इनको बराबर करने का तरीका क्या होगा।
ठीक है, देखो इनको बराबर करने का मतलब इन सबको जोड़ लिया जाए, तो 7 5 12, और 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21। कितने लोग हैं, ये 3 लोग हैं, इनके 3 बराबर हिस्से कर दिए जाए, तो 3 सते 21। तो यहां पर आपने देखा कि आपका जो समांतर माध्य था वो 7 आया, और आप देख सकते हो कि आपने जो ये संख्याएं लिखी थी इसमें इसका बीच वाला पद वो स्वयं 7 ही है। यहाँ पे तो 57 कहीं नहीं आया, क्योंकि ये चीजें क्या हैं, समांतर श्रेणी में नहीं थी, एक निश्चित व्यवस्था में नहीं थी कि चीजों में कोई एक निश्चित श्रेणी बनाई गई हो। ठीक है, लेकिन ये चीजें क्या हैं, एक सिस्टम से लिखी गई हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखी गई हैं, और इस वजह से अगर 3 चीजें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखी जाती हैं, समांतर श्रेणी में लिखी जाती हैं, तो उन तीनों में से जो बीच वाली चीज होती है वो उनका क्या होती है, समांतर माध्य होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें यहां से समझना है कि समांतर माध्य, अगर हमें समांतर श्रेणियों का समझना है, तो अगर कोई समांतर श्रेणी के 3 पद ले लिए जाएं, तो उसमें से जो बीच वाला पद होता है वो उनका क्या होता है, समांतर माध्य होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए आप। चलिए मान लेते हैं 3 राशियां हैं हमारी a कामा b कामा c। ठीक है, ये 3 राशियां हैं हमारी जो कि किस में है, समांतर श्रेणी में है। यदि a कॉमा b कॉमा c, ठीक है, समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो हमें पता है ये बीच वाली चीज क्या होगी, इनका समांतर माध्य होगी। अच्छा देखो, ये 7 निकालने का तरीका एक और है कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 कर दो। ठीक है, 5 और 9 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, और आधा कर दो, 9 5 14 बटे कितना, 2। फिर से आपका 7 आ गया, देखो। ठीक है, क्योंकि हमने 2 पद लिए तो डिवाइड भी 2 से ही किया। आगे बात समझ में ना, 3 चीजें अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली चीज क्या होती है, उनका समांतर माध्य होती है, जिसका मान आप प्रथम पद और अंतिम पद इन दोनों को जोड़कर आधा करने से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ समांतर माध्य की डेफिनेशन आपकी। ठीक है, अगर 3 चीजें समांतर श्रेणी में हो तो b इज इक्वल टू होता है a प्लस सी बाई 2, या ऐसा भी समझ सकते हो कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, भाई 2 इधर पक्षांतर कर देते। ठीक है, तो समझ में आ गया समांतर श्रेणी का एक और कॉन्सेप्ट, समांतर माध्य। ठीक है, आइए अगली चीज पर बात करते हैं। यदि आपको कोई समांतर श्रेणी खुद से माननी हो, जैसे भाई मानना होता है, तो आप जनरली जो है ऐसा नहीं मानोगे कि प्रथम पद a मान लिया, d मान लिया और उसके 3 पद मानने हैं, तो एक पहला हो गया a, दूसरा हो गया a प्लस डी, और तीसरा हो गया a प्लस 2d। आप ऐसे सिस्टम से नहीं मानोगे। ठीक है, उसका भी एक मेथड होता है मानने का, उस चीजों को आपको याद रखना होगा। अगर किसी समांतर श्रेणी में आपको 2 पदों की आवश्यकता पड़ती है, ये हो गई पदों की संख्या, पदों की संख्या, और ये हो गई आपकी समांतर श्रेणी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए आप। अगर आपको पदों की संख्या भाई 1 है, तो 1 तो किसी में होगी नहीं, 2 का भी बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि 2 में कोई पता ही नहीं चलता। भाई सारांतर एक ही तरीके से तो आप निकाल सकते हो। अगर 2 चीजें जैसे हम लिख दें यहाँ पर 7 और 12, आपको कैसे पता चला कि ये समांतर श्रेणी में है। अब 12 में से 7 घटाओगे, भाई 5 आ रहा है। भाई ऐसे तो 2 संख्याएं कहीं भी लिख दो, कुछ भी, उनके बीच में अगर वो बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो सारांतर आएगा ही। जब तीसरी चीज कहीं आती है तब कन्फर्म होता है। ठीक है, तो यानी मिनिमम हमें 3 चीजें माननी होंगी। ठीक है, मिनिमम हमें 3 चीजें, और 2 चीजें बनानी भी है, तो प्रथम पद को ए और सारांतर डी को मानकर आप बना सकते हो। तो स्टार्टिंग जो होगी इसकी 3 पदों से होगी। अगर किसी समांतर श्रेणी में 3 पदों को मानना है हमें, तो देखो चीजों को आप जनरली सोच रहे होगे कि प्रथम पद ए, दूसरा हो गया ए प्लस डी, और तीसरा हो गया ए प्लस 2d, लेकिन ऐसा नहीं मानेंगे हम कुछ ऐसी चीजें मानेंगे जिससे चीजें हमारी थोड़ी सरल हो जाएं। ध्यान दीजिए आप, ए मानेंगे, इसके पहले ए माइनस डी और बाद में ए प्लस डी।
ऐसा करने से फायदा क्या होगा, सार्वंतर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर इन सब को आप जोड़ लो तो क्या फायदा होगा आपका, फिर ये आ जाएगा ना। ठीक है, अगर बोला जाए कि किसी समांतर श्रेणी के 3 पद हैं, ठीक है, 3 पदों वाली कोई समांतर श्रेणी के पदों का योग 32 या कुछ ऐसे दे दिया जाए, तो आप किस तरह से मानोगे, इस तरह से। ठीक है, चाहे जो दिया जाए, आपको समांतर श्रेणी जो 3 पदों वाली माननी है वो इस तरीके से माननी है। ठीक है, अब बीच वाले कॉन्सेप्ट से समझो कि ए हो गया, इधर ए माइनस डी हो गया, इधर क्या हो गया, ए प्लस डी, और इसका इस तरफ लिख देते हैं हम सार्वंतर। सार्वंतर तो पता है सार्वंतर कितना होगा, इसमें से इसको घटा लो भाई, इसमें से किसको घटा लेते हैं हम, माइनस ए प्लस डी, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, सार्वंतर डी आ जाएगा ना। इसमें से चाहे इसको घटा लो, ए प्लस डी में से माइनस ए कर लो, अरे सॉरी ये कट जाएगा, तब भी डी आ जाएगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी है ना ये। तो इस तरह से 3 पद को अगर मानना हो तो समांतर श्रेणी हम इसको मानेंगे। अगर हमें 4 पद चाहिए तो क्या करेंगे हम, इस बार अब ए को छोड़ेंगे हम, एक लेंगे ए माइनस डी, दूसरा लेंगे ए प्लस डी, और इसके पहले आप सोच रहोगे भाई ए माइनस टू डी हो जाए, इधर ए प्लस टू डी हो जाए। भाई यही सिस्टम बोल रहा है आपका, एक बार आपने ए माइनस डी किया है और दूसरी बार आपने क्या किया है, ए माइनस टू डी करेंगे। एक बार ए माइनस डी किया तो अगली बार ए माइनस टू डी करेंगे। लेकिन देखो ये कोई समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों, इसमें से इसको घटाओ जरा, ए माइनस डी आपने लिख लिया, घटाओ इसमें से माइनस ए प्लस कितना, टू डी, तो ए से कैंसिल हुआ, टू डी में से डी गया, कितना आ गया, सार्वंतर डी आ गया। जरा इसमें से इसको घटाओ भाई, इसमें से भी इसको घटाने पर सार्वंतर तो डी ही आना चाहिए। तो ए प्लस डी में से क्या घटा रहे हो आप, इसको घटाना है माइनस डी, माइनस ए और प्लस डी, तो यहां भी ए से कैंसिल हो गया, डी और डी कितने डी हो गए, टू डी हो गए। देखिए यहीं पर बात हमारी गलत हो गई। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर कि सार्वंतर हमारा सही नहीं आया। हमने क्या किया था, यहाँ पर ये हमारा T2 था, T1 था और ये T3 था, हमने एक बार T2 में से T1 को घटाया, ये क्या था हमारा T2 माइनस T1 था, और ये क्या था हमारा T3 माइनस T2 था, और ये दोनों ही चीजें आपस में बराबर नहीं आई। तो कहने का मतलब तब क्या मानोगे, तब हम मानेंगे भाई यहाँ पर 3 करते हैं, 3 करने से चीजें हमारी व्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक है, ये माना जाता है। आप अब इसको माइनस करके स्वयं देख लीजिए। ठीक है, एक करके हम दिखा दे रहे हैं, चलिए। ए माइनस डी में से क्या घटाओगे आप, माइनस ए, ये 3 है भाई, माइनस ए प्लस 3D, तो ए से ए कैंसिल होकर के 3D में से डी चला जाएगा, 2D आ जाएगा। यहां से भी इसको देखो, अभी हमने घटाया था तो इसमें से 2D आ ही रहा था, यहां से और कंफर्म कर देते हैं आपको, ए प्लस 3D में से क्या घटा दें हम, ए माइनस डी घटा दें, तो माइनस से माइनस डी, ए से कैंसिल होकर 3D में से डी गया, कितना आ गया, 2D आ गया। हर कंडीशन में सार्वंतर समान आ रहा है, अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अगर 4 पदों को मानना हुआ तो इस तरह से मानेंगे, मैक्सिमम बस 4 ही पद तक होता है फिलहाल, अगर 5 भी हो जाएं तो भी कोई समस्या नहीं। विषम पद जैसे ही होंगे याद रखना ए आ जाएगा, ए हो जाएगा, इसके पहले ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, और जब ए से स्टार्ट करोगे तो चीजें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगी, ए माइनस 2D और इधर जाएगा ए प्लस 2D। ठीक है, कॉमा रहेगा यहाँ पर। चीजें अगर बीच में ए से लोगे तब पूरा सीरियल से चढ़ेगा, ए माइनस डी रहेगा, ए माइनस 2D रहेगा। ठीक है, लेकिन चीजें अगर ए से स्टार्टिंग नहीं है जैसा कि यहां पर था, तो हमारी ए माइनस डी के बाद चीजें विषम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर आपने 3-4 पदों को देखा इस तरह से, इससे ज्यादा मैक्सिमम कभी समांतर श्रेणी माननी नहीं पड़ती है। अगर आपको समांतर श्रेणी मानने की आवश्यकता हो, 3 पदों वाली समांतर श्रेणी मानने की आवश्यकता हो, तो आप मानेंगे प्रथम पद ए माइनस डी, दूसरा पद ए और तीसरा पद ए प्लस डी। अगर आपको 4 पदों वाली समांतर श्रेणी की आवश्यकता है तो आप मानोगे प्रथम पद ए माइनस 3D, दूसरा पद ए माइनस डी, तीसरा पद ए प्लस डी, चौथा पद ए प्लस 3D। 5 पदों वाली को इस प्रकार से मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी समांतर श्रेणी को मान सकते हैं। ठीक है, इस पर जो चीजें थी, जिस चीज की हमें आवश्यकता थी अपनी प्रश्नावली शुरू करने से पहले, उन चीजों को हमने बता दिया है। आइए शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली 5.3। इसके कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, फिर आप चीजों को लगाइएगा,
फिर अगले वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे। पहला सवाल है, देखिए जैसे एक्सरसाइज 5.3, पहला सवाल दिया गया समांतर श्रेणी है 50, 46, 42। इसके बाद डॉट डॉट, ठीक है, कि 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट लिखा लो ना, 10 पदों का योगफल एस एन, फार्मूला क्या होता है भाई, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें 10 पदों का योगफल चाहिए, यानी n इज इक्वल टू कितना 10, यहां भी n इज इक्वल टू कितना 10 बाई टू, टू ए का मतलब बताइए, ए का मतलब प्रथम पद ना, प्रथम पद कितना है 50 प्लस एन, एन का मतलब 10, 10 में से एक गया 9, डी, डी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हो 50 में से कितना कम हुआ, 46 आ गया 4, फिर 46 में से कितना कम हुआ 4, ना 4 4 हो ना, 42 4 46 4 50, ऐसे भी देख लो, तो 4 4 कम हो रहा है। और देखो हमें जो सार्वंतर निकालना है वो 46 में से 50 घटाने पर निकलेगा, और तब चीजें जब घटते क्रम में है तो सार्वंतर निगेटिव होगा, -4 होगा, ठीक है। 2 पंचे 10, 5 आ गया यहाँ पर, 50 दूना 100 और 9 चौक 36 -36, ठीक है। तो 100 में से 36 घटा लो, कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे गुणा आ जाएगा, ठीक है। और 9 में से 3 6 64 आ गया, ठीक है। और 64 का गुणा 5 में करा लीजिए, ठीक है। 5 चौक 20, 0 कैरी आया 2, 5 छक 30, 30 और 2 32, तो 320 हमारा ये योगफल आ गया। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो समांतर श्रेणी दी गई है और 100 पदों का योगफल ज्ञात कर रहा है। तीसरा है समांतर श्रेणी जिसका n वां पद 1 - 4n है, उसके प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात किया। देखो तीसरा सवाल बढ़िया सवाल है। तीसरा सवाल हमें प्रश्नावली 5.2 की याद दिलाता है। 5.2 में भी इस प्रकार के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, जहां पर सूत्रों के माध्यम से समांतर श्रेणी दी जाती थी और उसके माध्यम से हम उसके प्रथम 4 पदों को ज्ञात करते थे। तो यहां भी किसी समांतर श्रेणी का n वां पद दिया गया है, इस क्वेश्चन को नोट कर लियो। किसी समांतर श्रेणी का n वां पद दिया गया है हमें कितना 1 - 4n, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का जो n वां पद दिया गया है 1 - 4n दिया गया है, ठीक है। और पूछ रहा हमें प्रथम 25 पदों का योगफल। हमने बोला कि भाई अगर हमें 25 पदों का योगफल चाहिए तो क्या क्या चाहिए हमें भाई, n का मान तो मिल ही गया 25/2, हमें चाहिए प्रथम पद, और यहाँ पर 25 - 1 हो ही जाएगा, रेडी। यानी हमें प्रथम पद और सार्वंतर की आवश्यकता है। अगर ये 2 चीजें में मिल जाए तो उसके हम प्रथम 25 पदों का योगफल आसानी से बता सकते हैं। तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कम से कम 3 पद तो मिले समांतर श्रेणी के। तो ये अगर समांतर श्रेणी का n वां पद है तो प्रथम पद क्या होगा, जहां पर n था वहां पर 1 रख दीजिए, 4 × 1 कितना हो जाएगा भाई, ये 1 - 4 कितना हो जाएगा -3। दूसरा पद ज्ञात कीजिए, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो 1 - 4, n की जगह पर 2 लगा देंगे तो 4 दूना 8, 1 में से 8 घटाओगे कितना हो जाएगा -7। समझ में आ रही चीजें। T3 निकाल लो, 1 - 4 × 3, तो 4 3 12, ठीक है। 12 में से 1 कम कर दो 11 हो जाएगा। अरे 11 भाई 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये होगी अतः समांतर श्रेणी इज इक्वल टू, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी -3, -7, -11, डॉट डॉट, ठीक है। ये बन गई हमारी समांतर श्रेणी। अब इसका सार्वंतर अगर निकालना है, डी निकालना है, तो किसी भी पद में से पहले को छोड़ करके हम घटा देते हैं उसके पहले वाला पद, ठीक है। हम -7 में से क्या घटा रहे हैं, -3 घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गए 4 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, बात समझ में आ गई। सार्वंतर मिल गया, और प्रथम पद ए कितना है, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए इज इक्वल टू कितना है आपका, -3 है। अब आपको 25 पदों का योग निकालने में हमें नहीं लगता कोई समस्या आएगी। हम चीजों को फार्मूला यहां तक लिख करके छोड़ रहे हैं। n/2 होता है 2a, a की वैल्यू कितनी है, -3, प्लस n-1, 25 में से एक जाए कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी है, -4 है। आप इतनी सी कैलकुलेशन को सॉल्व करके अपने 25 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस एक्सरसाइज के जो भी आप क्वेश्चन स्वयं से लगा पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगाइए। फिर अगले वीडियो में हम इसमें से जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उन क्वेश्चनों को लगाकर ये प्रश्नावली खत्म करेंगे, और इसी के साथ आपकी जो समांतर श्रेणी का पूरा अध्याय है वो भी खत्म होगा। ठीक है, तो अब ये मान के चलिए कि अगले वीडियो में हमारी समांतर श्रेणी खत्म होने वाली है। तो आप चीजों को जितना इसमें से प्रयास कर सको करो, फिर अपनी जो अगर एनसीईआरटी फोल्डर है उसको भी ट्राई करते रहो। ठीक है, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है तो उसको भी पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।